नमस्ते। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल गुत्थी को सुलझाएंगे जिसमें भारत फंसा हुआ है। सोचिए, एक तरफ है अमेरिका, जो भारत का एक बेहद अहम पार्टनर है, और दूसरी तरफ है ईरान, एक पुराना दोस्त और ऊर्जा का जरूरी स्रोत। और मुश्किल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो भारत इस बेहद नाजुक रस्सी पर अपना संतुलन कैसे बना रहा है, चलिए समझते हैं। यही वो सवाल है जो आज के हमारे विश्लेषण का सार है। क्या होता है जब आपके दो सबसे करीबी दोस्त आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते? भारत के लिए ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिससे उसे हर रोज डील करना पड़ता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि भारत इस मुश्किल रास्ते पर कैसे चल रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ये सारी दुविधा शुरू हुई। 2015 में सब कुछ ठीक लग रहा था। ईरान न्यूक्लियर डील हुई, जिसे JCPOA कहते हैं, और लगा कि ईरान पर लगे प्रतिबंध अब हट जाएंगे और सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका ने अचानक इस डील से हाथ खींच लिए, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू कर दिया, जिसका मतलब था ईरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना। तो जैसे ही अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाए, इसका सबसे पहला और सबसे जोरदार झटका लगा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर। और ये सिर्फ तेल की सप्लाई बंद होने का मामला नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक झटका था। इन प्रतिबंधों से ठीक पहले की तस्वीर देखिए। भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 11% हिस्सा अकेले ईरान से खरीदता था। उस वक्त ईरान हमारा तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी निर्भरता थी। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें, तो भारत हर दिन ईरान से 4.5 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा था। जरा इस नंबर का स्केल सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिश्ता कितना अहम था, जो अब टूटने की कगार पर था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिकी दबाव ने काम किया। 2019 के मध्य तक भारत को ईरान से तेल का आयात लगभग पूरी तरह से बंद करना पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने अचानक पानी का नल ही बंद कर दिया हो। इस एक फैसले का नतीजा देखिए। जो ईरान 2018-19 में हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था, वो 2023-24 तक टॉप 3 की लिस्ट से ही गायब हो गया, और उसकी जगह एक नए प्लेयर रशिया की एंट्री हुई। भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रातों रात एक नया नक्शा बनाना पड़ा। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि हमने एक जगह से तेल लेना बंद करके दूसरी जगह से शुरू कर दिया। असली नुकसान तो पर्दे के पीछे हुआ। ईरान हमें कई तरह की आर्थिक सहूलियतें देता था, जैसे हम भारतीय रुपए में पेमेंट कर सकते थे, हमें लंबी क्रेडिट अवधि यानी उधार पर तेल मिल जाता था। ये सारे फायदे एक झटके से खत्म हो गए। और तो और फरजाद भी गैस फील्ड में भारत का जो बड़ा निवेश था, उस पर भी सवालिया निशान लग गया। तो अब तक हमने बात की अर्थव्यवस्था और तेल की, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तेल और पैसे की नहीं थी। इससे भी बड़ा सवाल था भारत के रणनीतिक हितों का, उसकी आज़ाद विदेश नीति का। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपने फैसले खुद लेना, अपनी मर्जी से, बिना किसी के दबाव में आए। जब भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसी ऑटोनॉमी पर एक सवाल खड़ा हो। तो इस पूरे प्रेशर गेम में भारत के पास एक तुरुप का इक्का था, और वो है ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है। देखिए इस इलाके की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है चीन की मदद से बना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और ठीक उसके सामने उसे बैलेंस करने के लिए है भारत की मदद से बना ईरान का चाबहार पोर्ट। चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव है। तो ऐसे में भारत ने क्या किया? क्या वो अमेरिकी दबाव में पूरी तरह से झुक गया? नहीं, बल्कि भारत ने अपने भविष्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। हाल ही में मई 2024 में भारत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने चाबहार पोर्ट को अगले 10 साल तक ऑपरेट करने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये अमेरिका को एक साफ साफ संदेश था कि प्रतिबंध अपनी जगह है, लेकिन भारत अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक हितों से पीछे नहीं हटेगा। तो इस पूरी कहानी से हमें भारत की विदेश नीति के बारे में क्या पता चलता है?
ये दिखाता है कि भारत अब एक नए दौर में है, जहां वो एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन बना रहा है। देखिए, ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करना। पहला, अमेरिका और ईरान दोनों से बातचीत का रास्ता खुला रखना। दूसरा, चाबहार जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करना। तीसरा, अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना, ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। और चौथा, भविष्य के लिए डॉलर के अलावा दूसरे व्यापारिक विकल्प तलाश। और इस सब का नतीजा क्या है? नतीजा है एक नया कॉन्सेप्ट, मल्टी अलाइनमेंट। पहले हम नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की बात करते थे, जिसका मतलब था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अब हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, जिसका मतलब है अपने हितों के हिसाब से एक ही समय पर कई अलग-अलग, यहाँ तक कि दुश्मन गुटों के साथ भी काम करना। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस तनाव भरी दुनिया में, जहां बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, क्या यही बैलेंसिंग एक्ट ही ताकत का नया फॉर्मूला है? क्या भविष्य में वही देश ताकतवर कहलाएगा जो सबसे अच्छा संतुलन बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।